मैं डॉक्टर नरेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक में गांधी के सत्याग्रह और स्वराज की संकल्पना के संबंध में चर्चा करेंगे। सत्याग्रह एंड कंसेप्ट ऑफ स्वराज। सत्याग्रह और स्वराज की जो संकल्पना है गांधी की, वो किस प्रकार की है? क्योंकि जो गांधी के संबंध में जब हम बात करते हैं तो गांधी राजनीति में आध्यात्मिकता को जोड़ना चाहते थे। गांधी राजनीति में नैतिकता को जोड़ना चाहते, धर्म को जोड़ना चाहते थे। तो जब धर्म को जोड़ने के लिए प्रयास वो करते हैं तो उनकी जो आध्यात्मिकता और नैतिकता स्वतः उसमें जोड़ने का बात हो जाती है। तो उनके गांधी के विचारों में, क्योंकि किसी भी विचारक का जो उद्देश्य, उसकी जो है सोच या उनके सिद्धांत निर्माण की जो एक संकल्पना होती है, उसके ओवरऑल जो है विचारों पर डिपेंड करती है, उसकी आइडियोलॉजी पर निर्भर होती है। तो गांधी जी उस समय की भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में जो अपने विचार दिए, वो काफी हद तक क्या है, व्यवहारिक है, प्रासंगिक भी है। क्योंकि हिंसा का जो महत्व है, वायलेंस का जो महत्व है, वो किसी भी दशा पे कहीं पर भी रीजनेबल या तर्कसंगत नहीं है, जस्टिफाई तो हो ही नहीं सकती। तो कहीं भी जो है, अगर इसकी बात करते, हिंसा की बात करते, वायलेंस की बात करते हैं, तो किसी भी कंडीशंस पे कि कहीं पर भी किसी भी रास्ते का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो गांधी जी की जो ये विश्वास थी, ये आस्था थी, उन्होंने इस रास्ते को छोड़ते हुए नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग को क्या किया, एडॉप्ट किया, स्वीकार किया। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में इस जो है आध्यात्मिकता को जोड़ करके, नैतिकता को जोड़ करके मनुष्य के अंदर ऐसे नैतिक गुणों का जो है समावेश करना चाहते हैं जो एक उच्च चरित्र गुणों से युक्त व्यक्ति हो। और जब व्यक्ति उच्च चरित्र गुणों से युक्त होगा तो उसके अंदर ऐसे नैतिक गुणों का विकास हो जाएगा कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, रिस्पांसिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे, महसूस करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और हमारी क्या स्थिति बनती है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ऐसी स्थिति में हम ये बात करते हैं कि जो गांधी जी का सत्याग्रह है, वो किस प्रकार की सत्याग्रह की बात करते हैं। जो सत्य और अहिंसा का जो अटूट संबंध है, सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह की विचार को क्या देता है, जन्म देता है। तो वस्तुतः यदि हम बात करते हैं, जो सत्याग्रह है गांधी जी के अनुसार एक सोशल रेवोल्यूशन का क्या है, एक माध्यम है। सामाजिक परिवर्तन का जो एक आधार है, वो क्या है, सत्याग्रह है। गांधी जी की ये सोच है। तो ये जो सत्याग्रह है गांधी के सामाजिक परिवर्तन का क्या है, एक जो है मेथड है, तरीका है जो है। और सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, व्यक्ति के अंदर उच्च नैतिक चरित्र को जोड़ने के लिए सत्याग्रह जैसे तरीकों को जो है गांधी जी ने क्या किया, स्वीकार किया। क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्ति के अंदर जब तक उच्च नैतिक चरित्र गुणों से युक्त नहीं होगा, तब तक इस सामाजिक परिवर्तन का जो एक सोशल जो है चेंजिंग का जो एक माध्यम है, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति का जो माध्यम है, वो इससे बेहतर कोई ऑप्शन से नहीं हो सकता है। तो सत्याग्रह का जो शब्दार्थ है, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य पर अडिग रहना, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सत्य पर अडिग रहना, सत्य पर स्थिर रहना या सत्य पर बने रहना।
तो सत्य क्या है? अब ये प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन जो है उत्पन्न होता है कि व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है। अब किसको सत्य आप जो है स्वीकार करेंगे, तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सत्य क्या है? तो जब अहिंसा का पालन करते हुए, गांधी जी एक्सप्लेन भी करते कि जब अहिंसा का पालन करते हुए मनुष्य अपने आत्म में शुद्धि कर लेता है, तो उसकी अंतरात्मा ही सत्य का दर्पण बन जाती। जब अहिंसा का पालन करते हुए व्यक्ति आत्म शुद्धि कर लेता है, तभी व्यक्ति की अंतरात्मा जो है क्या बन जाती? उसका दर्पण बन जाती, उसका मिरर बन जाती। वो स्वयं अपने आप को उसमें देखने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि मिरर पे आप अपना चेहरा ही तो देखते हैं, कैसे बाल संवार रहे हैं आप, कैसे से जो है चेहरे में क्या एक्टिविटी है। तो इस स्थिति से मिरर से आप अपने फेस को देखने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो उस सत्य के मार्ग पर जब आपकी अंतरात्मा जो है प्यूरिफाई हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? व्यक्ति उसमें खुद अपने आप को जो है देख सकेगा, क्योंकि अंतरात्मा की बात है, इस कॉन्शियसनेस की बात है। और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि जब वो अंतरात्मा से देखेगा तभी उस चीज को क्या करेगा? बिलीव करेगा। और जब वो बिलीव करेगा तभी उस पर असत्य के मार्ग पर अडिग रहेगा। तो कहते हैं कि उस समय फिर उसके बाद जब उसको विश्वास हो जाए कि सत्य के मार्ग पर मैं चल रहा हूं और लोग मुझे अन्याय और अनर्थ के जो है मेरे साथ हो रहा है या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कितनी भी यातनाएं मतलब कष्ट जो है झेलना पड़े या उसको फेस करना पड़े, तब भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा। अर्थात अपने लक्ष्य को, जो उसका रास्ता है, अपने मार्ग को परिवर्तित या चेंज नहीं करेगा कि सत्याग्रह को छोड़ करके किसी अन्य रास्ते को स्वीकार कर ले। सत्य की सिद्धि कठिन तो है, उनके कहने का आशय भी है कि जो सत्य के लिए हम जिसका प्रयास कर रहे हैं वो कठिन तो है, निसंदेह बहुत कठिन है, परंतु अंततः जो विजय होती है, जो जीत होती है, वो किसकी होती है? सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते नान्यत्रम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, अन्यत्र या असत्य की नहीं। इसीलिए कभी भी जो है सरकार के ऑफिसों में देखेंगे, सरकारी कार्यालयों में देखेंगे, तो हमेशा लिखा रहा सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जो आदर्श होता है वो व्यवहारिक नहीं होता। इसके लिए आप जब तक उच्च नैतिक गुणों से युक्त नहीं होंगे, तब तक, जब तक उच्च नैतिक गुणों से युक्त नहीं होंगे, तब तक इस चीजों के मार्ग पर चलना आपके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो गांधी जी कहते कि सत्याग्रही कभी पराजय स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं। अब वो व्यक्ति खुद इतना सत्य जो है उसको त्याग, सेक्रीफाई करने के लिए क्या होता है? रेडी रहता है, त्याग करने के लिए पहले से तैयार रहता है कि चाहे मुझे पुलिस की जो है यातना सहनी पड़े, चाहे कारागार में सहना पड़े, या अन्य कोई भी यातनाएं मुझे सहना पड़े, कष्ट झेलना पड़े, मैं अपने सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। स्वयं सत्य पर, स्वयं सत्य की भी बात होती है, स्वयं सत्य पर की जो बात होती है, दृढ़ रहकर ही वह अपने विरोधी का हृदय क्या करता है? परिवर्तन करने का एक लक्ष्य उठा सकता है। एक बीड़ा का मतलब यहाँ लक्ष्य क्या नहीं समझ, बीड़ा मतलब बीड़ा का आशय होता है एक अभियान या एक जो है अपना जो है वो एक अभियान उठा सकता है, एक बीड़ा उठा सकता है, उसे पीड़ा पहुंचा कर नहीं, अर्थात अहिंसा के जो है सत्य के मार्ग पर चलकर ही उसको बिना किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए
अहिंसा असत्य की आवश्यकता आवश्यक शर्त। इसलिए क्या है, सत्याग्रह की मार्ग पर चलने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉन वायोलेंस, अहिंसा की जरूरत पड़ती। अगर हिंसा के माध्यम से आप अपने रास्ते को प्राप्त करेंगे तो सत्याग्रह नहीं कहलाएगा। तो सत्याग्रही अपने आप को कष्ट पहुंचा करके दूसरे के हृदय को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, बदलेगा। और उस क्या होगा, उससे जो है अंततः जब ये व्यक्ति स्वयं कष्ट जो है झेलने के लिए तैयार रहता, फेस करता है, चाहे कारावास की यातना हो, चाहे जिस प्रकार की विरोधियों के मन को आंदोलित कर देता है, जिससे वह अंततः अन्याय के मार्ग से हट करके न्याय के मार्ग पर चलने के लिए नैतिक रूप से क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। इसी सत्याग्रह की विधि को गांधी जी ने स्वराज की प्राप्ति के लिए अपनाया। उन्होंने कहा कि जो स्वराज प्राप्त करने के लिए जो हमारा साधन है, उस सत्य के मार्ग पर ही चल करके ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्याग्रह का मूल मत क्या है, आवश्यक शर्त अहिंसा, अर्थात बिना हिंसा किए हुए सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही आप सत्याग्रह की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्याग्रह के सिद्धांत का विश्लेषण करते समय ये सभी को याद रखना चाहिए कि सत्य तो शाश्वत सत्य और निर्विकार है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, उसका कोई स्थायित्व रूप नहीं है। शाश्वत सत्य है जो हमेशा बना रहेगा। एनी टाइम की अगर बात करते हैं, किसी भी समय की बात करते हैं, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। सत्य शाश्वत सत्य तो है और वो निर्विकार है, लेकिन यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य पूर्णतः जो है पूर्ण नहीं है। मनुष्य संपूर्ण नहीं है, मनुष्य क्या है, अपूर्ण है। क्योंकि संपूर्ण की जब बात हो जाएगी तो परम परमेश्वर हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, भगवान हो जाएगा या गॉड हो जाएगा। अतः कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सत्य जब बात होती है तो मनुष्य जो है इस चीज को दावा नहीं कर सकता कि मैंने जो ज्ञान की प्राप्त किया पूर्णता क्या है, सत्य है। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही क्या है, स्वयं मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य का जीवन अपूर्ण है। तो जब वो खुद अपूर्ण है तो वो सत्य की प्राप्त कैसे कर सकता है, जो सत्य हमेशा बना रहेगा और निर्विकार रूप में रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में राजनीति के क्षेत्र में यदि सत्य की प्रश्न के आधार पर यदि व्याख्या करते हैं तो उसमें क्या होता है, मतभेद पैदा हो जाता है। ऐसी हालात में गांधी जी के अनुसार हठ धार्मिकता का रास्ता अपनाना उपयुक्त नहीं होगा। कहते हैं कि जो ये सत्य के मार्ग का जो हम रास्ता बता रहे हैं, सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं, उस पे क्या होता है कि जब एक बार चलता है व्यक्ति तो उसके अंदर हठ धार्मिकता आ जाती है, उसके पर जिद्दीपन आ जाता है। अब इस टेंसी की जो बात होती है, हठ धार्मिकता की जो बात होती है, वो क्या है, उपयुक्त नहीं है। तो सत्याग्रही को विरोधी पक्ष के साथ क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। कहने का मतलब अब यह राजनीति का जब आशय हुआ तो सरकार को भी एक पक्ष के रूप में आपको जोड़ना होगा। जब सरकार को एक पक्ष के रूप में जोड़ना होगा, दूसरे पक्ष में उस आंदोलनकारी व्यक्ति होंगे जो सत्य के मार्ग के लिए सरकार के ऊपर नैतिक दबाव डालते हैं। अब वो नैतिक दबाव किस तरह से डालते हैं, अनशन करते हैं, अनशन करते हैं। लेकिन भूख हड़ताल के लिए गांधी जी मना करते हैं, क्योंकि भूख हड़ताल में व्यक्ति की अंतरात्मा को कष्ट पहुंचा, जब अंतरात्मा के कष्ट पहुंचेगा तो वो हिंसा का प्रयोग मान लेते हैं। तो कहते जैसे जो है जो क्या करते हैं, अनशन करते हैं। तो जब अनशन करते हैं तो व्यक्ति जो है सभी चीजों को, कुछ चीजों को, उसका एक मानक होता है अनशन करने के लिए, उसका एक जो है मापदंड होता है। तो दूसरे क्या होता है कि सत्याग्रही विरोधी पक्ष के साथ संवाद स्थापित करके
एक दूसरे के विचारों को क्या समझे, दृष्टिकोण को समझने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर सरकार के खिलाफ कोई जो है अनशन कर रहा है तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजना चाहिए, उस संबंधित व्यक्ति से संवाद करना चाहिए, उससे डायलॉग करना है, वार्ता करना है। अर्थात जब वार्ता करेंगे तो उसके हम दृष्टिकोण को समझेंगे, उसके और सरकार के, क्योंकि राजनीति का मैटर है तो अब राजनीति का असर सरकार से हो जाएगा, राज्य से हो जाएगा। तो राज्य और सरकार के साथ साथ जब राज्य और सरकार एक पक्ष हो जाएगा और दूसरे पक्ष में वो आंदोलनकारी वो सत्याग्रही व्यक्ति होगा कि जिस विचारों के द्वारा उसके अंदर आपसी में क्या है, मतभेद है कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में कहते हैं गांधी जी कि दोनों को आपस में संवाद करना चाहिए ताकि सही निष्कर्ष को निकाल सके और दोनों के दृष्टिकोण को समझ सके और दोनों को मिला करके सत्य का क्या कर सके, अन्वेषण कर सके। सत्य की क्या कर सके, अन्वेषण का मतलब खोज या रिसर्च, खोज सके सत्य की, सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि दोनों की जब तक विचार नहीं मिलेंगे, दोनों को हम जब संवाद नहीं करेंगे तो एक दूसरे के विचारों को हम समझ नहीं पाएंगे। यदि विरोधी पक्ष सत्याग्रही के आमंत्रण को अस्वीकार कर दें, क्योंकि सरकार कभी कभी आमंत्रण को कहती कि हम ऐसी वार्ता के लिए तैयार नहीं है, और कभी कभी ये भी होता कि सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को भेजती है, लेकिन आंदोलनकारी व सत्याग्रही व्यक्ति कहता है, एक हठधर्मिता के आधार पर कहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गई, हठधर्मिता हो गई। अरे आप बात तो करने के लिए एक मंच पे तो आइए, टेबल पे तो आइए। जब टेबल पे आएंगे आपके एक दूसरे के बीच वार्ताएं होंगी तो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का जो अवसर मिलेगा। और जब एक दूसरे को समझेंगे तो जो है निगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उससे निकालने का उसे प्रयास किया जाएगा। उसमें सही चीजें अन्वेषण मतलब खोज, अर्थात उस वार्ता के द्वारा उस सही चीज का पता लगाया जाएगा। यदि ऐसे में सत्याग्रही के आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है विरोधी पक्ष, अर्थात बातचीत करने के लिए तैयार ना हो, तब उसे नैतिक दबाव के तौर तरीकों का सहारा लेना चाहिए। नैतिक, फिर व्यक्ति को गांधी जी कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी के द्वारा उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, उसको जो है उसको एहसास कराना चाहिए कि आपके द्वारा अपनाया गया तरीका और आपके द्वारा जो लिया गया निर्णय सभी लोगों के जो है हित में नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने सत्याग्रह की बात की। अब हम बात करते कंसेप्ट ऑफ स्वराज, स्वराज की संकल्पना। ये तो रहा गांधी जी का एक पक्ष, सत्याग्रह की बात करते हैं। अब उसी में स्वराज की संकल्पना की जब बात करते हैं तो गांधी जी के चिंतन में स्वराज का क्या है, एक विशेष महत्व है। यह शब्द भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में बहुत प्रचलित था। स्वराज और स्वशासन। तो जब स्वराज और स्वशासन की बात होती तो ये जो वर्ड है, तो जब भारत का जो है स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जो है, तो उस समय ये शब्द बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित थे। तो उन दिनों जो इसका जो मीनिंग निकालते थे, स्वशासन अर्थात सेल्फ रूल की बात करते थे, निर्णय की बात करते हैं, सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, और स्वाधीनता इंडिपेंडेंस की मांग को व्यक्त करता। अर्थात यही जो स्वराज शब्द है, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय के परिदृश्य के ध्यान में रखते हुए जब उस पर चर्चा करते हैं तो इस शब्द से हमें क्या निकल के सामने आता है, सेल्फ रूल, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस, स्वाधीन। अर्थात हम स्वनिर्णय ले सके, अपने स्वयं के रूल हों और हम स्वाधीन हों, हमारे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। तो इसमें जो प्रारंभ की जो बात थी
जब ये शब्द के द्वारा इस भावार्थ को निकाला जा रहा था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो प्रारंभ में आपने सुना होगा लाल बाल पाल अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी शासन फॉरेन रूल से पूर्ण स्वाधीनता की क्या करते थे, मांग करते थे। और वो बात करते थे पूर्ण स्वराज की बात करते थे, होल स्वराज की बात करते थे। बाद में उसी के बाद, क्योंकि उनका एक टाइम ड्यूरेशन है, कुछ समय के बाद उस स्वाधीनता आंदोलन के ही समय इन्हीं विचारों के फलस्वरूप ही कांग्रेस के अंदर जिस समय एक ही राजनीतिक दल था, स्वतंत्रता आंदोलन में जो उसने महत्वपूर्ण उस समय भूमिका निभाई है, ऐसा नहीं कह सकती कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उस स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इन्हीं विचारों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर अन्य नेताओं में क्या होता था, मतभेद होता था, जिससे एक प्रकार से दल के अंदर गुटों का निर्माण होता था। तो बाद में इसी को अरविंद घोष, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या किया, अब इन्होंने बीड़ा उठाया। तो गांधी जी के अनुसार, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं स्वराज की संकल्पना में गांधी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, तो गांधी ने स्वराज के अर्थ का विस्तार करते हुए तर्क दिया कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, इसमें सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विचार भी नहीं थे। यदि हम इस स्वराज की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ अर्थात ओनली वन फॉर ये जो है टारगेट नहीं है कि हम विदेशी शासन से अर्थात फॉरेन रूल से क्या करें, स्वाधीन हो जाए। इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक, कल्चरल और जो है मोरल जो एक आइडिया होता है, जो एक विचार होता है स्वाधीनता का जो है, वो क्या होता है, उसमें निहित होता, इंक्लूड होता अर्थात जुड़ा होता है। यदि कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन तो हो परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन हो, अर्थात हम राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हैं और अपने हम रीति रिवाज और अपने दैनिक जीवन की जो है गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए, उनको संपन्न या संचालित करने के लिए हम विदेशी संस्कृति और सभ्यता का क्या करते हैं, पालन करते हैं, अर्थात उसको स्वीकार करते हैं, तो वो स्वाधीन होते हुए भी क्या है, स्वराज विहीन होगा, अर्थात स्वराज्य नहीं होगा। क्योंकि हमारे न खुद के विचार हैं, न खुद की संस्कृति है जो है, तो हम कैसे स्वतंत्र हैं, कैसे स्वराज्य हमें हमारे अंदर। अर्थात ये गांधी जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि स्वराज के माध्यम से आप अपने संस्कृति और आचार विचार को स्वीकार करिए। क्योंकि यदि कोई आज की कल्चर में क्या आया है कि आज हम पेप्सी और कोको कोला पीना पसंद करते हैं, लेकिन बेल का शरबत और आम का जो है शरबत पीना, उसका जो है जूस पीना जो पसंद नहीं करते, गन्ना का जूस पीना पसंद नहीं करते। क्योंकि हमारी ये कल्चर और सभ्यता, कल्चर में यहाँ एक चीज नहीं, आप सुबह से शाम तक की जितनी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं, वो सभी लगभग इस कल्चर या संस्कृति के अंदर आपके जुड़ी होती हैं। तो इस गर्मी के सीजन में भी यदि हम किसी से बात करें तो व्यक्ति क्या सोचेगा जो है कि वह स्प्राइट और कोको कोला पेप्सी पीना पसंद करेगा, ना कि गन्ने का जूस, बेल का जूस या आम के जूस को पीना पसंद नहीं करेगा, बल्कि ये इतना शुद्ध और सही आपकी इतनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला होता है कि शारीरिक को इतना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और जो आपका इस समय यदि इस आज की जो लेक्चर से जो है, ये अप्रैल माह का दिन है, गर्मी का सीजन है,
तो आपको क्या करेगा, एक तरह से सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, गर्मी से बचाने के लिए आपको प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और वही इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। स्प्राइट पी लीजिए गर्मी में, अगर कोई बहुत दिनों के बाद या पहली बार पी रहा तो तुरंत उसको जुकाम हो जाए, और जुकाम हुआ तो कोरोना तुरंत निकला। तो इसका और उसका अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारे सामने एक सही निष्कर्ष निकल के आएगा। और जब सही जिस हम निष्कर्ष की क्या करते हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं स्वराज के माध्यम से यदि हम कहीं राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भी हैं तो उसके साथ साथ अपने खुद की संस्कृति और आचार विचार होने चाहिए, क्योंकि जब तक खुद के आचार विचार और संस्कृति और वो नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए हम विदेशी सभ्यता और संस्कृति पर निर्भर रहेंगे। तो क्या होगा, वो हमसे ज़्यादा उसकी रिच कल्चर होगी, ज़्यादा समृद्ध संस्कृति होगी, जबकि हमारी संस्कृति और सभ्यता में क्या होगा, गिरावट आएगी। तो ऐसे में क्या होता है, एक क्या है, सामाजिक परिवर्तन की भी इसमें जो है भावना इसमें जुड़ी हुई है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें, गांधी जी कहते हैं कि जो स्वराज का ये पेड़ है या उस पेड़ और पौधे में अंतर समझ लीजिए। जो पेड़ होता उसमें तना होता है और जो पौधा होता उसमें तना नहीं होता, अर्थात पेड़ के जो पूर्व अवस्था होती वो क्या होता है, पौधा होता है। समझ रहे हैं, अर्थात पौधा पहली अवस्था है, पेड़ की बाद की अवस्था। जब तरुणावस्था पे हो जाता है तो पौधा बन जाता है, सॉरी पेड़ बन जाता है, और जब जो है उसमें शैशवावस्था में होता है तो क्या होता है, पौधा होता है। परंपराओं से जुड़ी हो, परंतु इन परंपराओं की त्रुटि के प्रति भी सजग होना चाहिए। यदि हमारे किसी परंपरा या कल्चर में कोई कमी है तो हमें उसको सुधार करने और दूसरों से अच्छी बात सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ये चीज अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी चीज को स्वीकार करना ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि स्वराज ये मांग करता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा समाज एक घर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। घर से हमें सिक्योरिटी मिलती है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का सीजन हो, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु उस घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रहने चाहिए ताकि उसमें सब ओर से उत्तम विचारों की ताजा हवा आती रहे। अर्थात इनके कहने का आशय ये है कि आपके विचारों में ये ओपनली होना चाहिए कि आपको अगर किसी के विचार और कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको स्वीकार करने में कोई भी हिचक या कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आगे कहते कि गांधी ने कहा जो स्वराज की उनकी संकल्पना थी, स्वराज की, उन्होंने कहा कि जिस एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर सभी लोग कंधे से कंधे अर्थात इक्वलिटी की बात करते हैं, मिला करके राष्ट्र निर्माण में क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। एक स्वराज की संकल्पना के अंदर गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि स्वराज को स्वीकार करने के बाद एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां पर लोग कंधे से कंधे अर्थात समानता की बात करते, इक्वलिटी की बात करते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर के समानता के आधार पर राष्ट्र के निर्माण में क्या देंगे, अपना लोग योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, उसके साथ गहरा लगाव और अपनापन अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग समानता के आधार पर किसी चीज का निर्माण करेंगे तो खुद को उसको रियलाइज होगा कि इस पे निर्माण पे मेरा भी योगदान है। गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण का प्रयत्न करूंगा जिसमें निर्धन से निर्धन मनुष्य भी ये अनुभव करेगा कि यह मेरा अपना देश है और इसके निर्माण में मेरा पूरा हाथ है। तो शासन के स्तर पर गांधी की दृष्टि में यदि सच्चे स्वराज या लोकतंत्र की बात होती है, ट्रूथ डेमोक्रेसी की बात होती है, ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चे लोकतंत्र की बात होती है, कब पर्याय है
उन्होंने ये तर्क दिया कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को अपना निर्णय बहुमत के आधार पर लेना पड़े या उसको सौंप देना पड़े, उसे स्वराज कहना निरर्थक होगा। अर्थात कोई भी राजनीतिक स्तर पर कोई भी डिसीजन लेना तो सिर्फ बहुमत के आधार पर, मेजॉरिटी के बेस पर नहीं लिया जा सकता। उनका विश्वास था कि इसमें इने गिने लोगों को सत्ता प्राप्त हो जाने से सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सच्चा स्वराज्य तब आएगा जब कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका विरोध करना सीख जाएंगे और इसके द्वारा उपयुक्त क्षमता का जो है प्राप्त कर लेंगे। अर्थात व्यक्ति के अंदर जब ऐसे गुणों का विकास हो जाएगा कि कहीं भी सत्ता के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा दुरुपयोग होने पर, अर्थात सरकार किसी चीज को मिसयूज कर रही है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, लोगों का अस्तित्व ही खतरे में है, ऐसे लोग सामूहिक रूप से कंधे से कंधा मिला करके उस अत्याचारी सरकार का या सत्ता का जो विरोध करेंगे और उसका जो है विरोध करना सीख जाएंगे और इसके लिए उपयुक्त क्षमता जब आ जाएगी तभी स्वराज को वो जो है रियलाइज कर पाएंगे। स्वराज का विपरीत रूप पराजय या पराया शासन है। स्वराज का मतलब अपना शासन, और उसका विपरीत करेंगे तो पर शासन, अलाइन रूल की बात करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानियों का। इससे ये मतलब नहीं है। अर्थात यहाँ स्वराज से आशय यहाँ की व्यक्ति की स्वतंत्रता से भी जोड़ना चाहते हैं गांधी, ताकि उस चीज को व्यक्ति के अंदर उन नैतिक जो है गुणों का भी विकास होना चाहिए जो व्यक्ति के अंदर आवश्यक है, उसको हर व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सके जो है। तो उनके गांधी जी के अनुसार जो स्वाधीनता में भारतवासियों के जिस स्वराज की कल्पना करते थे, वो कहते कि हर एक आंख से हर एक आंसू पोंछने के अवसर के रूप में देखा। अर्थात हम जब एक दूसरे के आंसू नहीं पोंछ सकते, उसके जो है कष्ट को दूर नहीं कर सकते, बीपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, अर्थात जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक के आंसू को नहीं पोंछ सकते तब तक इस सच्चे स्वराज्य का कोई आशय नहीं है। और इन्होंने गांधी ने जो है इन्हीं स्वराज की एक ऐसी अवधारणा समर्थक मानते थे, समाज में दीनहीन दुखी लोगों के उद्धार से प्रेरित मानते थे, अर्थात लोक कल्याण की बात करते थे। किसके माध्यम से जो है गांधी जी स्वराज के माध्यम से बताना चाहते थे कि समाज में सभी लोगों का कल्याण निहित होना चाहिए और यहाँ तक कि जो व्यक्ति जितना गरीब हो उसको उतनी ही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आज की वीडियो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।